Hello friends, this is the next part of home science paper conducted in December 18. 75 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था, 76 में सॉल्व करवाने जा रही हूँ. So question is, three of the most important theories that rest on the belief that human behavior is shaped by predictable processes of learning are. मतलब तीन ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जिनकी ये धारणा है, ये विश्वास है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो लर्निंग की जो प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, यानी कि जो पूर्वानुमित जो प्रोसेस क्रियाएं हैं उनके द्वारा बनता है. तो इसका आंसर है पहला मीन्स पावलोव थ्योरी, स्किनर थ्योरी एंड बेंड्रास थ्योरी. इन तीनों जो पावलोव, स्किनर और बेंड्रा, इन तीनों लोगों की थ्योरी में ये बताया गया है, उनका ये विश्वास था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो लर्निंग की जो प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है उसके द्वारा बनता है. देख लेते हैं पावलोव की थ्योरी क्या है. ओके, सो फर्स्ट है पावलोव थ्योरी. इन्होंने 1902 में थ्योरी दी थी और उस टाइम पर इन्होंने जो है डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था. और इसमें आप फिगर में देख सकते हो किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. और ये जो ट्यूब लगाई गई है, स्क्रीन है, यहाँ पर फ्रूट्स हैं और ये रिवॉल्विंग ड्रम है रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये स्लाइवा को काउंट करने के लिए डिवाइस है. ठीक है, तो इन्होंने कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग इन्होंने देखा था कि जो फूड है जिसको कि इन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा और सेलिब्रेशन को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा. जब डॉग के सामने फूड को रखा गया तो उसमें सेलिब्रेशन की प्रोसेस होने लगी, यानी कि सिक्रेट होने लगा. वो ये अनकंडीशनल था क्योंकि ये उसने सीखा नहीं था, ये रिफ्लेक्स के थ्रू हो रहा था. फिर उसके बाद बेल जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो उसको जब डॉग के सामने बजाया गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ. कंडीशनिंग के समय बेल के साथ साथ जब फूड को रखा गया जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस था, तो उसमें सेलिब्रेशन की प्रोसेस को देखा गया. अब ये पहली बार था. अब इसको जब बार बार उन्होंने रिपीट किया तब उन्होंने ये पाया कि आफ्टर कंडीशनिंग जैसे ही बेल को बजाया गया वैसे ही डॉग में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया. इसको इन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस कहा और सेलिब्रेशन को कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा, क्योंकि कंडीशनल का मतलब है कि यहाँ पर वो सीख रहा है. जब बार बार ये प्रोसेस रिपीट हुई तो वो ये उसको समझ में आ गया, उसने ये सीख लिया कि जैसे ही बेल बजेगी उसको फूड मिलेगा, तो उसमें जो है सेलिब्रेशन की प्रोसेस होने लगी. उसके बाद है स्किनर की. इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी दी थी. 1948 में इन्होंने थियरी दी थी और 1948 में इन्होंने तीन रिस्पॉन्सेस के बारे में बताया, न्यूट्रल, रेनफोर्स और पनिशमेंट. न्यूट्रल में उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं. तो जो रिस्पॉन्सेस हैं जो कि जब बिहेवियर को बार बार रिपीट होने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी, जो संभावना है, उसको ना ही इंक्रीज करता और ना ही डिक्रीज करता है, जो न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है. और रेनफोर्स रिस्पॉन्स जो होता है उसमें क्या होता है, जो बिहेवियर के रिपीट होने की संभावना है वो बढ़ती है. और रेनफोर्स जो है ये जो है बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, मतलब मजबूत बनाता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. और पनिशर्स का मतलब है ये वो रिस्पॉन्स है जिसमें कि जो बिहेवियर के रिपीट होने की जो संभावना है वो घट जाती है. पनिशमेंट जो कि बिहेवियर को कमजोर बनाता है. अब इन्होंने जो है माउस पर एक्सपेरिमेंट किया था. इसमें आप देख सकते हो ये स्पीकर है, लाइट्स हैं, लीवर है और यहाँ पर डिस्पेंसर जहाँ पर कि फूड पैलेट्स आते थे, और ये इलेक्ट्रिक फ्लोर है. अब इन्होंने दो चीज़ें रेनफोर्स और पनिशमेंट बताया. रेनफोर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव था. पॉजिटिव में इन्होंने बताया कि जब माउस को फूड उसने जब उसको स्किनर बॉक्स में जो है बंद कर दिया गया और फिर तो वो उसमें मूव कर रहा था, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय के बाद में जैसे एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उसका जो है पैर वो लीवर पड़ गया और वो प्रेस हो गया और जो है फूड पैलेट्स जो है डिस्पेंसर में आ गए, तो उसको फूड मिल गया और ग्रीन लाइट जल गई. तो उसको पता चल गया कि अब वो ये प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहा है और वो डायरेक्टली जो है वो लीवर को प्रेस करता था और जो है उसको फूड मिलता था.
नेगेटिव रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि लाउड नॉइज हो रही थी, तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, लिवर प्रेस हुआ उससे और जो है नॉइज बंद हो गई। तो अब वो क्या करता था, ये प्रोसेस ने बार बार रिपीट की और वो अब डायरेक्टली जो है लिवर को प्रेस करता और जो लाउड नॉइज थी वो स्टॉप हो जाती थी। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि जो रिपीटेड बिहेवियर हो रही है उनकी जो संभावना है वो बढ़ रही है, क्योंकि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और नेगेटिव रिस्पॉन्स में भी जो है उसको जो है कंफर्ट फील हो रहा है। और पनिशमेंट में क्या है, इसमें पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसमें जो पनिशमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि जब इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लोट था, जब उसमें करंट दिया गया और उसको वो बॉक्स के अंदर बंद था, तो फिर क्या हुआ, वो तो पहले तो मूव भी कर रहा था, उसके बाद में जब एक्सीडेंटली उसका वो लिवर प्रेस हो जाता है तो क्या होता है कि माउस के जो इलेक्ट्रिक वो था, इलेक्ट्रिक शॉक उसको दिया जा रहा था, वो स्विच ऑफ हो जाता है और रेड लाइट जल जाती है। तो अब इससे उसको ये पता चल गया, एक मिनट, हाँ सॉरी, अब यहाँ पर पॉजिटिव पनिशमेंट में ये था कि उन्होंने इसमें ये था कि जब भी पहले तो वो घूम रहा था और जैसे ही लीवर पर उसका पैर पड़ा और वो प्रेस हुआ तो वैसे ही माउस को शॉक लगा और रेड लाइट जल गई। तो अब वो क्या हुआ, अब वो इस बिहेवियर को नहीं रिपीट करेगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि अब अगर लीवर को जो है प्रेस करेगा तो उसको शॉक लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे उसको शॉक लगेगा। तो अब वो उसको जो है प्रेस नहीं करा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इसका रिपीटेड बिहेवियर था वो घटने लगा। तो ये था पॉजिटिव पनिशमेंट। तो इस तरीके से स्किनर और जो है पैवलॉव ने, अब जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो पैवलॉव के द्वारा दी गई थी, इसमें उन्होंने क्या एसोसिएशन देखा था, इनवॉलेंट्री जो रिस्पॉन्स था और स्टिमुलस था, इसके बीच में वो उन्होंने एसोसिएशन देखा था। क्योंकि क्या था कि जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स था, मतलब कि जो फूड था वो भी अनकंडीशनल था और जो सेलिब्रेशन हो रहा था वो भी इनवॉलेंट्री हो रहा था, इसके बीच में उन्होंने देखा एसोसिएशन। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था कि उन्होंने जो वॉलंटरी बिहेवियर, क्योंकि वो लिवर को प्रेस कर रहा था और देन उसको जो है परिणाम मिल रहा था, मैं उसको फूड पैलेट्स मिल रहे थे, तो इसके बीच में उन्होंने एसोसिएशन देखा। ठीक है, अब आता है कि बैंड्रा का मॉडल, उन्होंने सोशल लर्निंग थियोरी दी थी और उन्होंने इनका जो बिहेवियरिस्ट मॉडल था इससे तो वो प्रभावित थी, लेकिन उन्होंने इसमें जो है और भी चीज़ें ऐड की। अब जो बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कर, इन्होंने सिर्फ जो एक्सटर्नल बिहेवियर को एनवायरनमेंट से जो ऑब्जर्व किया, बिहेवियर जो एक्सटर्नल बिहेवियर था सिर्फ उसी को ऑब्जर्व किया और उस पर स्टडी की। इसमें इन्होंने कहा कि जो स्टिमुलस है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस है, ठीक है, उससे जो बिहेवियर मिलता है, मीन्स जो बिहेवियर में चेंज आता है, जो रिस्पॉन्स आता है, बस उसी को उन्होंने एक्सटर्नली उसी को केवल ऑब्जर्व किया। उनका ये कहना था, बिहेवियर्स था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि वो जो इंटरनल बिहेवियर है उसको मेजर नहीं कर सकते, उस पर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें हम हमारे माइंड में क्या चल रहा है हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको जान नहीं सकते हैं, तो हम उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि कॉग्निटिव मॉडल में ये था कि इनके अकॉर्डिंग ये मानते थे कि जो इंटरनल बिहेवियर है उसको साइंटिफिकली जो है स्टडी किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो इन्होंने बताया कि और इनके बीच में एक मीडिएशनल प्रोसेस होती है जो कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में होता है। इन दोनों को जो है वो लिंक करता है, वो स्टिमुलस के बाद आता है और रिस्पॉन्स के पहले आता है। और जो मीडिएशनल प्रोसेस, ये मेमोरी भी हो सकती है, परसेप्शन भी हो सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। तो ये मीडिएशनल प्रोसेस जो है, बिना मीडिएशनल प्रोसेस के कोई किसी भी बिहेवियर को जो है ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है इनके अकॉर्डिंग। अब जो सोशल लर्निंग थियरी थी बैंड्रा के द्वारा जो दी गई थी, उन्होंने 4 प्रोसेस बताया, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल प्रोसेस। जब भी आप किसी
किसी को इमिटेट कर, किसी के बिहेवियर को इमिटेट करते हो तो उस पर आपको अटेंशन देना होता है। देन आप उसको रिटेंशन कर तो रिटेन करते हो, ठीक है, आप कितना उसको मेमोराइज करते हो, उसके बाद में आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो, किस तरीके से उस पर वर्क करते हो और खुद जो है उसको एक्सपीरियंस महसूस करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस में लेकर आते हो। उसके बाद में आप उससे कितना मोटिवेट हो रहे हो और दूसरे उससे कितना मोटिवेट हो रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर दूसरे उससे मोटिवेट हो रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस प्रोसेस को दोबारा करोगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर वो निगेटिव आ जाता है, आप फिर जो है आप उसको जो है फॉलो नहीं करोगे, उसको रिपीट नहीं करोगे। फिर आ जाता है जंग और फ्राइड के बीच में डिफरेंस था। जंग ने साइकिक एनर्जी के बारे में बताया और फ्राइड ने भी बताया। जंग जो है वो फ्राइड को फॉलो करते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की। अब जो जंग ने इन्होंने बताया कि लिबिडो के बारे में बताया कि फ्रॉड के अकॉर्डिंग था जो लिबिडो है वो जो कि सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी है, तो उसको उन्होंने केवल बताया कि वो सेक्सुअल जो है सेटिस्फैक्शन है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो एक लिबिडो को। जबकि जंग ने बताया कि जो लिबिडो है वो साइकिक एनर्जी का सोर्स है और वो जो एक रेंज ऑफ बिहेवियर है उसको मोटिवेट करता है। अब वो उसको स्पिरिचुअली भी कर सकता है और क्रिएटिवली भी कर सकता है और इंटेलिजेंटली भी कर सकता है, मतलब किसी भी तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट वे से जो है वो बिहेवियर को मोटिवेट करता है। जो साइकिक एनर्जी है वो सिर्फ एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद में इन्होंने अनकॉन्शियस के बारे में बताया, जो कि फ्रॉइड ने भी बताया था। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो था, उन्होंने इनके जो जंग की थियरी थी वो इन्होंने भी अनकॉन्शियस इसमें जो है 3 चीज़ें बताई। जो लेवल ऑफ अनकॉन्शियस में 3 चीज़ें बताई, ईगो और एक उन्होंने बताया कलेक्टिव अनकॉन्शियस और एक पर्सनल अनकॉन्शियस। अब इनका जो ईगो था और जो पर्सनल अनकॉन्शियस था वो तो फ्रॉइड के जैसा ही था, बट जो इन्होंने एक अलग टर्म दिया कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो जो है फ्रॉइड के कंट्रोवर्शियल था, इससे डिफरेंट था और एक नया टर्म था। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें बताई। और फिर जो कॉज ऑफ बिहेवियर था इसमें क्या था, जो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग था कि जो बचपन, पर्टिकुलरली जो बचपन में आप एक्सपीरियंस लेते हो, गेन करते हो, जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसके कारण आपके बिहेवियर में चेंज आता है, वो बिहेवियर का कारण होता है। और जंग के अकॉर्डिंग तो पास्ट एक्सपीरियंस तो होते हैं लेकिन उसमें फ्यूचर एस्पिरेशन भी होते हैं, यानी जो फ्यूचर की महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं, जो कि हमारे बिहेवियर का कारण बनती हैं, जो कि हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है वो पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एस्पिरेशन दोनों से होता है। तो ये डिफरेंस था जंग और फ्रॉइड में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था है, रिसर्च विद ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स क्रिएट्स एथिकल इश्यूज बिकॉज quest for scientific knowledge can exploit people. The following are important rights of participants in India. मतलब ये क्या, जब ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ आप रिसर्च करते हो देन तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो क्वेस्ट फॉर साइंटिफिक नॉलेज कैन एक्सप्लॉइट, क्योंकि ये पीपल को एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिसर्च में, उनके कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। वो क्या क्या हैं? आंसर है 4। सेकेंड, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स उनको उनकी कंसेंट में होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आप कौन सा रिसर्च कर रहे हो, किस पर कर रहे हो। प्राइवेसी होनी चाहिए और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, मतलब कोई भी अगर हार्म होता है तो उससे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। द साइकोलॉजिस्ट डिटरमाइंड दैट रीता, a 15-year-old, was age appropriate in the cognitive domain because she was capable of। मतलब साइकोलॉजिस्ट ने ये निर्धारित किया कि जो रीता, जो कि एक 15-year-old गर्ल है, उसका जो एज है वो कॉग्निटिव जो डोमेन है उसके अप्रोप्रिएट है, मतलब उचित है उसके अकॉर्डिंग। अब क्योंकि वो किस किस चीज़ में कैपेबल थी? आंसर इसका फर्स्ट, थर्ड एंड
फोर्थ, पहला है कि इवेल्युएटिंग द लॉजिक ऑफ प्रपोजिशंस, इसमें वो कैपेबल थी। फिर तीसरा टेस्टिंग हाइपोथेसिस विदाउट कंक्रीट सिचुएशन, इसमें वो कैपेबल थी। ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये जो 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, इसमें जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है उसमें आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, जो कि 7 to 11 के बीच में होती है। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी की कैपेबिलिटी आ जाती है, सीरियसली की कैपेबिलिटी आती है, वो क्लासीफाई कर लेता है, कैटेगरी वाइज कर लेता है। बस इसमें एक ही चीज़ की कमी होती है, वो होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, मतलब कि वो जो है कोई भी एक कोई प्रॉब्लम के जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं उनके बारे में जो वो एक साथ नहीं सोच पाता है, लॉजिकली थिंक नहीं कर पाता है, और मीन्स उसके अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी नहीं आती है, जबकि और सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो रिवर्स भी कर लेता है, अगर कोई भी सिचुएशन है, कोई भी जो है अगर सीरीज ऑफ एक्शन है तो उसको जो है वो रिवर्स भी कर सकता है और क्लासीफाई भी कर सकता है उसको। तो इस तरीके से उसमें जो है ये सारी चीज़ें वो करने में कैपेबल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर अ गुड इन्फेंट केयर प्रोग्राम इंक्लूड द फॉलोइंग। आंसर इसका फर्स्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब एक गुड इन्फेंट के लिए गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस, मतलब इन्फेंट के केयर के लिए, अच्छी केयर के लिए गवर्नमेंट क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो पहला है कि एज अप्रोप्रिएट प्ले मटेरियल होना चाहिए उसके एज के अकॉर्डिंग। दूसरा है इंडोर एंड आउटडोर इन्वायरमेंट क्लीन एंड सेफ होना चाहिए। और तीसरा है ट्रेंड केयर गिवर्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कच एम्ब्रॉयडरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब जो कच एम्ब्रॉयडरी है उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से और एम्ब्रॉयडरीज आती हैं, ठीक है। मोची है, चोलाज है, रावरीज है, चालुक्य, अहिर है, या फिर काम्बी है। आंसर इसका सेकंड, पहला मोची, रावरी, अहिर एंड कानबी, ठीक है। ये चारों एम्ब्रॉयडरी जो है वो कच्छ के अंदर आती हैं। कच्छ जो कि गुजरात की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, ये आप देख सकते हो, ये कच्छ एम्ब्रॉयडरी है। किस तरीके से इसमें किया जा रहा है एम्ब्रॉयडरी, ये आप देख सकते हो। इसमें जो मिरर का यूज़ किया जाता है, ये इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी है, राबरी है, और भी अदर एम्ब्रॉयडरी आती हैं, जट है, हरिजन है, मुतवा है, और आहिर, आरी को ही जो है मोची एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, और कच्ची भारत, ये एम्ब्रॉयडरीज इसके अंदर में आती हैं। अब जो राबरी एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें क्या होता है, जो इसमें मोटिव्स होते हैं, ये मैंगो लीव्स होती है, कैमल्स, एलिफेंट्स, टेम्पल्स, कोकोनट, पैरट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन ये इनके अंदर होती हैं, राबरी के अंदर आती हैं। और जो स्टिचेस इसमें यूज होती हैं, चेन स्टिच अकॉर्डिंग होती है, ट्रिमिंग मीन्स इसमें जो मिरर्स और बटन्स का यूज होता है, ये आप देख सकते हो, और चेन स्टिच है। आहिर भारत, इसमें जो टूल्स यूज होते हैं, फैब्रिक चाक, स्टेंसिल, सिल्क, कॉटन थ्रेड, नीडल एंड अबलास, अबलास का मतलब है मिरर। और मोटिव्स इसमें भी पिकॉक, फ्लाई, स्कॉर्पियन, एलिफेंट, मिलमेट्स और टीयर ड्रॉप शेप पैटर्न आता है। और इसमें जो ये मिरर का यूज़ होता है, मीन्स अबला का जो यूज़ होता है वो स्पेशली ओनली राउंड मिरर का यूज़ किया जाता है। और हेरिंग बोन स्टिच का इसमें यूज़ किया जाता है, जिसे कि सकली और वन्ना बोलते हैं। आर्य भारत जो कि 12th सेंचुरी से है, और ऋग्वेद में भी इसको मेंशन किया गया था, और मुगल काल में जो है इसकी ग्रोथ बहुत अधिक हुई थी, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हुआ था। और इसमें जो मोटिव्स यूज किए हैं वो स्पेशली जो है जो फ्लोरल पैटर्न होते हैं उनका यूज़ किया था। उसके साथ साथ में जो है बर्ड्स भी होते हैं, जैसे पैरट है, पिकॉक है, ये भी होते हैं। और आर्य भारत को ही मोची भारत भी कहते हैं। अब कानवी भारत जो है, इसमें क्या होता है, कॉटन थ्रेड्स का यूज किया जाता है। अब येलो, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और पर्पल कलर का यूज किया जाता है। और जो इसमें बेसिक स्टिच होता है, आउटलाइन के लिए डार्निंग का यूज किया जाता है, और फिलिंग के लिए हेरिंग बोन का यूज किया जाता है। अब जो कानवी भारत है, इसमें जो मोटिव्स होते हैं वो भी जो अदर जो एम्ब्रॉयडरी हैं उन्हीं के जैसे होती हैं, इसमें लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, केवड़ा, कैक्टस फ्लावर, ठीक है। ये
काम भी भारत में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉमनली यूज्ड बेड टाइप्स इन सीविंग मशीन, मतलब सीविंग मशीन में कौन कौन से बेड्स का यूज किया जाता है? फ्लैट, पोस्ट, ऑबलॉन्ग, सिलेंड्रिकल या फिर बक। आंसर है इसका सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि फ्लैट, पोस्ट एंड सिलेंड्रिकल। अब देख लेते हैं। अब बेड क्या होता है? जो हम मशीन पर, हम जहां पर जिस सरफेस पर कपड़ा रख करके सिलते हैं, ठीक है, जो उसको फर्दर आगे की ओर मूव कराता है, उसी को बेड बोलते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ बेड है, फ्लैट बेड, या फर्स्ट में देख सकते हो ये फ्लैट बेड है, सिलेंड्रिकल बेड ये है, पोस्ट बेड थर्ड में आप देख सकते हो, ये इसमें सरफेस एरिया कम होता है, और जो फीड ऑफ द आर्म बेड ये है, ठीक है, साइड बेड ये साइड है, और रेज्ड बेड ये है बेड, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ बेड है, फ्लैट और पोस्ट और जो है साइड बेड के अलावा ये और भी होते हैं, मतलब सॉरी, फ्लैट बेड, सिलेंडर बेड और पोस्ट बेड के अलावा ये 3 और भी हैं बेड के टाइप्स। इसमें आप देख सकते हो, फिगर में देख सकते हो कि फ्लैट बेड ऐसे होता है, सिलेंडर बेड, पोस्ट बेड और फीट ऑफ द आर्म बेड, और ये ओवरलॉक मशीन बेड और ये रेज्ड बेड, ठीक है। ये इसके टाइप्स हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। To give an illusion of height, which of the following features will you suggest to your friend who is short? मतलब अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई फ्रेंड शॉर्ट है, उसकी हाइट कम है, तो आप उसको मतलब अगर हाइट दिखानी है कि उसकी हाइट है, तो फिर उसके लिए आपको क्या सजेस्ट करोगे, किस टाइप के कपड़े को सेलेक्ट करोगे उसके लिए? तो इसका कंट्रास्टिंग कॉलर एंड कप्स, या सिंगल कॉलम ऑफ कलर, पॉइंटेड कॉलर्स, स्टोव पाइप पैंट्स या फिर पैच पॉकेट्स। आंसर इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सिंगल कॉलम ऑफ कलर, पॉइंटेड कॉलर एंड स्टोव पाइप पैंट्स, ठीक है। सिंगल कॉलम ऑफ कलर का मतलब है कि जो है आप जो अपर और लोअर जो भी आप पहन रहे हो उसका जो है एक सिंगल कलर होगा, जिससे कि हाइट अधिक दिखाई पड़ेगी। और पॉइंटेड कलर और स्टोव पाइप पैंट्स, इसको मैं आपको फिगर के थ्रू दिखा देती हूँ। ये है पॉइंटेड कॉलर, ये ऐसे होता है, इससे आपकी हाइट अधिक लगती है, और ये बटन डाउन कॉलर ये ऐसे होता है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें और भी कॉलर्स हैं, स्प्रेड कॉलर है, ये सेमी स्प्रेड कॉलर है, और ये पॉइंटेड कॉलर है, और ये स्टोव पाइप पैंट्स हैं, देख सकते हो आप, और ये एलिफेंट पैंट्स हैं, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच आर द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग, मतलब ट्रांसफर प्रिंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं? pollutes more water than other printing methods, या फिर good design clarity, highly efficient, unskilled labor can't be used, less space required, या फिर flexibility of design possible। आंसर इसका थर्ड, देख लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स। सेकेंड है गुड डिजाइन क्लैरिटी, हाईली एफिशिएंट, लेस स्पेस रिक्वायर्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन पॉसिबल, ठीक है। ये ट्रांसफर प्रिंटिंग के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देख लेते हैं कि जो है ट्रांसफर प्रिंटिंग होती क्या है। इसमें क्या होता है कि पेपर पर एक पैटर्न को प्रिंट करते हैं केयरफुली, जो भी आपके डाइज की चॉइस हो, उस डाई को सेलेक्ट करके और उस डाई से पेपर पर पैटर्न को प्रिंट करते हैं, और फिर उस पेपर को जो है फैब्रिक पर अप्लाई करते हैं, और उन दोनों को एक साथ जो है हॉट कैलेंडर के थ्रू जो है पास कराते हैं। अब इससे क्या होता है, जो पैटर्न होता है वो जो है एक से, यानी कि पैटर्न जो है वो पेपर से फैब्रिक में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और तो इस तरीके से जो है ट्रांसफर प्रिंटिंग होती है, और इस मेथड, जो ये मेथड होता है वो उससे हाफ टोन इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कम स्पेस की जरूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिजाइन में,
और क्लैरिटी होती है और हाईली एफिशिएंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। यू हैव एक्सीडेंटली स्टेन्ड योर ड्रेस विद लिपस्टिक। ठीक है, आपके ड्रेस पर लिपस्टिक लग गई है, तो उसके लिए आप कौन से रिएजेंट्स का यूज करोगे स्टेन को रिमूव करने के लिए? एसीटोन, ग्लिसरीन, बेंजीन, पेट्रोल या फिर मेथाइलेटेड स्प्रिट। आंसर है इसका थर्ड। देख लेते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि बेंजीन, पेट्रोल एंड मेथाइलेटेड स्प्रिट का यूज करेंगे लिपस्टिक के स्टेन को छुड़ाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। Indirect glare is reflected from a surface into the eye such as headlights of a car in your rear view mirror। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी सरफेस जो है लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी आंखों में, जैसे कि जो कार के हेडलाइट्स होती हैं, तो आपकी जो कार आपका जो रियर व्यू मिरर है, ठीक है, उस पर अगर किसी कार के हेडलाइट्स की लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, इसके जैसा ही अगर आपकी सरफेस से आपकी आंखों में लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो है आप क्या क्या ऑप्शंस का यूज करोगे, आप क्या क्या फॉलो करोगे? आंसर है इसका अल्टरिंग द एंगल ऑफ द इनडायरेक्ट लाइट सोर्स करोगे, या शील्ड्स टू बी यूज, या हुड्स एंड विजर्स कैन बी स्ट्रेटेजिकली placed around the reflected surfaces, avoiding use of rear view mirror at night, या फिर placing a color film on the rear view mirror। तो इसका आंसर है पहला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अल्टरिंग द एंगल ऑफ द इनडायरेक्ट लाइट सोर्स, मतलब जो उसका इनडायरेक्ट लाइट सोर्स है उसके एंगल को आप चेंज करोगे। दूसरा है शील्ड का यूज करोगे, और तीसरा है जो हुड्स एंड वाइजर्स हैं, ठीक है, कैन बी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अराउंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो इनके थ्रू आप जो इस सिचुएशन से बच सकते हो। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज्ड इन इवेलुएटिंग अ डिज़ाइन, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है जब आप डिज़ाइन का मूल्यांकन कर रहे हो? ऑनेस्टी, इंडिविजुअलिटी ऑफ डिज़ाइन, या क्वालिफिकेशन ऑफ डिज़ाइनर है, अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स, या फिर डिस्काउंट्स है। आंसर इसका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑनेस्टी, इंडिविजुअलिटी ऑफ डिज़ाइन और अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स, इन क्राइटेरिया का आप यूज़ करोगे किसी भी डिज़ाइन को इवेलुएट करने के लिए। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर टू बी अडॉप्टेड व्हेन मैन्युफैक्चरर्स repackage existing products into attractive looking and novel shapes of packs and advertise the product to be in a new pack। मतलब कि जब भी कोई मैन्युफैक्चर जो है, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको रीपैक करता है, एक अट्रैक्टिव लुक देता है उसको, और उसको जो है एक नॉवल शेप दे रहा है पैक को, ठीक है, और उसको जो है वो नए पैक में, एक नए पैक में प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, तब जो है आप किन सॉल्यूशंस का यूज करोगे? कंज्यूमर अवेयरनेस नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, ऑल प्रैक्टिसेस लीडिंग टू डिसेप्टिव पैकेजिंग टू बी इंडोर्स्ड, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, रिलायबल बाइंग गाइड्स टू बी पब्लिश्ड, कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स इन एनी फॉर्म फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। आंसर है इसका फोर्थ। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। पहला है कि कंज्यूमर अवेयरनेस नीड्स टू बी इंक्रीज, कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जरूरत है। फिर स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कठोर कानून होने चाहिए इसके लिए, और रिलायबल बाइंग गाइड्स टू बी पब्लिश्ड, और इसके लिए भी जो बाइंग गाइड्स गाइडलाइंस हैं वो रिलायबल होनी चाहिए और उनको पब्लिश करना चाहिए, जिसके सबको पता चले कि इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या सोल्यूशन है जो कि हम यूज कर सकते हैं अगर कोई ऐसा करता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल अ फैमिली अडॉप्ट व्हाइल फेसिंग क्राइसिस फॉर मैनेजिंग द फाइनेंसेस दैट दे हैव सडनली इनकर्ड ड्यू टू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, मतलब किसी फैमिली में अगर अचानक से बच्चों के एजुकेशन पर बहुत अधिक खर्चा करना पड़ रहा है तो उनके यहाँ क्या होता है, जो फाइनेंशियल
प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, तो अगर उसको मैनेज करना है तो उनको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, बोरोइंग मनी एवरी मंथ, एडिशनल पार्ट टाइम इनकम, बजट मेकिंग बाय हाउस होल्ड प्रोडक्शन, अवॉइडिंग यूज ऑफ सीजनल फूड प्रोडक्ट्स। तो आंसर है इसका 4, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सेकेंड है कि एडिशनल पार्ट टाइम इनकम करना होगा, बजट बनाना होगा, ठीक है, और बाय हाउस होल्ड प्रोडक्शन, मतलब घर पर ही वो प्रोडक्शन कर सकती हैं किसी भी चीज़ का, जिससे कि उनको मनी मिल सकता है और वो उनका बजट सही हो सकता है। When a house is built for the purpose of becoming a home, completion of the outer shell doesn't necessarily qualify it for that purpose. ठीक है, Which of the following facilities in the house contribute towards making it a home? मतलब जब आप किसी हाउस को घर बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर जो आउटर शेल है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो घर बन गया है। ठीक है, तो उसके लिए और कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए उस हाउस को घर बनाने के लिए। Finishes of walls, means of supplying water, dampness, equipment for controlling temperature, horizontal circulation. इसका आंसर है सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फिनिशेस ऑफ वॉल्स मतलब जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनको आप तैयार कर उनकी फिनिशिंग करोगे। और मीन्स ऑफ सप्लाइंग वाटर मतलब सप्लाई होनी चाहिए पानी की, ये आप देखो ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और इक्विपमेंट फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो ये फैसिलिटी आपके किसी भी हाउस को घर बनाने के लिए होनी चाहिए। अब क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑलवेज यूनिवर्सल, सिस्टमैटिक, इंटेंशनल, इंट्रैक्शनल या फिर फंक्शनल। आंसर है इसका फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड है। पहला है यूनिवर्सल होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है यूनिवर्सल, सबके लिए एक जैसा है। ठीक है, सिस्टमैटिक है, मतलब सिस्टमैटिक मतलब पहले सोर्स होता है, फिर मैसेज होता है, चैनल्स होते हैं, देन रिसीवर होता है। और फंक्शन यानी कि अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन आप प्रोसेस, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, एक चैनल के थ्रू से रिसीवर के पास पहुंचता है, वो फीडबैक देता है, उसको अप्लाई करता है और इस तरीके से वो काम करता है। तो ये फंक्शन हुआ। द क्वालिटीज ऑफ अ सोर्स एज पर बल्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर, मतलब बल्लो के जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसका जो क्वालिटी ऑफ सोर्स क्या है। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, नॉलेज और एटीट्यूड। आंसर है इसका 4। देख लेते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, नॉलेज एंड एटीट्यूड, ये तीनों चीजें होनी चाहिए एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में अकॉर्डिंग टू बर्लो। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG इन अ कम्युनिटी कैन बी मोबिलाइज्ड बाय, मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको किनके द्वारा संचालित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, बैंक, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स या फिर लोकल ट्रेडर्स। आंसर है इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ग्राम पंचायत के द्वारा, बैंक के द्वारा और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके द्वारा जो है इनको संचालित किया जाता है। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1975 में इसको प्राप्त किया गया, मतलब इसको तैयार किया गया, बनाया गया इस ग्रुप को। और इसमें जो है नाबार्ड भी जो नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, तो ये भी इनिशिएट हुआ था 1986 से 87 में। अब नाबार्ड के द्वारा ये इनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 to 20 लोग होते हैं जो कि रूरल एरियाज से होते हैं, और स्पेशली इसमें वुमेन्स होती हैं जो कि उनका सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड होता है वो सेम होता है। और इनका काम क्या होता है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये उनके जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, और जो उनकी हैबिट ऑफ सेविंग है उसको एनकरेज करता है,
और उनमें जो विमेन है और जो पुअर पीपल है उनके बीच जो है एक कलेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करता है, उनको डेवलप करता है जिससे वो डिसीजन ले सकें। और ये एक उनके लिए एक इनकम सोर्स को स्टार्ट करने में भी मदद करता है, जिससे कि वो कोई भी छोटा बिजनेस अपना चला सकती हैं। और ये इनको लोन भी प्रोवाइड कराता है बैंक के थ्रू, ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट होता है और बहुत ही कम होता है। अगर उनकी जो सेविंग्स है वो रेगुलर है तो फिर जो है इंटरेस्ट कम होता है। इसमें क्या होता है कि वो जो है रेगुलर जो है सेविंग करती रहती हैं, बैंक में जमा करते रहते हैं। और जब भी अगर उनको कोई इमरजेंसी होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो क्या जो है उनमें से लोन ले सकती हैं और इंटरेस्ट कम लगता है इन पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप फॉर एन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम आर, मतलब कि एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एक फील्ड ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा। It stimulates interest of the visitors. It helps to recognize problems, to solve problems of the community, to witness feasibility of related practices, to identify group leaders of the community. आंसर है इसका 4। देख लेते हैं कि इसके क्या क्या आंसर हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ दिया गया है इसका आंसर। पहला, इट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट ऑफ द विजिटर्स, इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स, और है फोर्थ, टू विटनेस फिजिबिलिटी ऑफ रिलेटेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब कि जो भी विजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को जो है बढ़ाता है और जो भी समस्याएं हैं उसको पता लगाने में मदद करता है और जो भी संबंधित परंपराओं की उनकी व्यवहार्यता को देखता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य होते हैं इनके। अब आते हैं नेक्स्ट पर। लिसनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग कल्चरल फैक्टर्स, मतलब जो लिसनिंग है वो किन किन कल्चरल फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होती है। लैंग्वेज, प्राइमरी कोऑर्डिनेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन और नॉन वर्बल बिहेवियर। आंसर है इसका फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। पहला है लैंग्वेज, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर एंड फिफ्थ है नॉन वर्बल बिहेवियर। मतलब जो लिसनिंग है वो लैंग्वेज से प्रभावित होती है और जो स्पीकर की जो विश्वसनीयता है उससे प्रभावित होती है और जो नॉन वर्बल बिहेवियर है उससे प्रभावित होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड ओनली अंडर द नॉमिनल कैटेगरी, मतलब नॉमिनल कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। इसके बारे में हम आपको जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है इसके बारे में बता चुके हैं कि चारों नॉमिनल और जो 3 है ऑर्डिनल, वो सब क्या क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब इसमें जो है आई कलर, मिलिट्री रैंक है, टाइप ऑफ चीज़ है, स्कोर्स इन अ टेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन। मैंने बताया था कि जो नॉमिनल कैटेगरी है उसके अंदर क्या आता है, नेम्स आते हैं और कैटेगरी आती हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। थर्ड, फर्स्ट आई कलर, मतलब इसमें आई कलर ब्लैक या फिर ब्लू या ब्राउन कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है टाइप ऑफ चीज़, अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशंस आते हैं, किन किन से एफिलिएटेड हैं। ठीक है, वो आते कैटेगरी आ जाती है, तो इसमें नेम और कैटेगरी आती है। डिटेल्स आपको अगर देखना है तो आप जो प्रीवियस वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने चारों स्किल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया हुआ है। द रिस्पॉन्स रेट ऑब्टेन्ड इन अ क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे रिसर्च इज यूजुअली ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, मतलब कि जो क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे रिसर्च होता है उसमें जो रिस्पॉन्स रेट प्राप्त किए जाते हैं वो किन किन का जो कंबाइंड इफेक्ट होते हैं। सैम्पलिंग मेथड adopted, SPS is analysis length of the questionnaire, research topic and objectives। आंसर इसका थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। पहला तो ये होता है जो भी रिस्पॉन्स रेट प्राप्त होता है क्वेश्चनर के द्वारा, तो वो किसके मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सैम्पलिंग मेथड, आपने क्या यूज़ किया है ये मैटर करता है। लेंथ ऑफ क्वेश्चनर आपका कितना है इस पर भी डिपेंड करता है रिस्पॉन्स। और रिसर्च टॉपिक, मतलब टॉपिक और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, करंट है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन पर भी रिस्पॉन्स रेट डिपेंड करता है। अब आते हैं असर्शन और रीजनिंग पर।
The challenges in healthcare in India at present due to nutrition transition are both to combat undernutrition and overnutrition. और reason क्या है? The demographic transition in India is resulting in an increase in the proportion of elderly population. हिंदी में देख लेते हैं इसको। जो पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में जो स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं। एक तो अंडर न्यूट्रिशन है, एक ओवर न्यूट्रिशन की रोकथाम करना है। ठीक है, ये एहसासन है और रीज़न इसका क्या है कि भारतवर्ष में जनसांख्यिकीय संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। अब देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। पहला, दोनों ही सही है। मतलब अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन को रोकना ये तो चैलेंजेस है ही, और ये क्या हो रहा है कि इसके कारण से जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उनमें जो है संक्रमण के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब है कि फूड इंटॉलरेंस इज एन एडवर्स एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू फूड ट्रिगर्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम। मतलब कि फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? एक ये एडवर्स एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है जो हम फूड लेते हैं तो उसके द्वारा, मतलब जो फूड है वो हमारी जो बॉडीज़ की इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा ये ट्रिगर होता है। जो फूड लेते हैं उसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स करता है हमारे इम्यून सिस्टम। ठीक है, एडवर्स रिस्पॉन्स करता है। और इसका रीज़न क्या है? द सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब जो फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स होते हैं वो किससे? जो GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो, शरीर जो प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाली जो प्रतिकूल असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं, इंटॉलरेंस कहते हैं। और इसका कारण है खाद्य पदार्थ की असहनशीलता के लक्षण सामान्यतः जठरांत्रिय पाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। थर्ड है, पहला A इनकरेक्ट है और R जो है ये करेक्ट है। मतलब जो असर्शन है वो गलत है। क्यों गलत है? जो फूड इंटॉलरेंस होता है इसको फूड सेंसिटिविटी भी कहते हैं, और ये तब होता है जब किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उसको फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, जबकि जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इम्यून रिस्पॉन्स को, वो फूड एलर्जी होता है, क्योंकि फूड एलर्जी में जो है इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब जो फूड इंटॉलरेंस है उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? गैस की प्रॉब्लम होती है, एब्डोमिनल पेन होता है और डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो फूड इंटॉलरेंस होता है वो डोज से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस आपने देखा होगा होता है अक्सर, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक नॉर्मल अमाउंट में जो है मिल्क ले रहे हो तो फिर जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर जब आप नॉर्मल डोज से ज़्यादा ले रहे हो, एक्सेस ले रहे हो, देन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम आती है। मतलब ये डोज से रिलेटेड होता है। जबकि जो फूड एलर्जी होती है ये इम्यून सिस्टम से जो है रिलेटेड होती है। और इसमें क्या होता है, अगर आप बहुत ही कम अमाउंट है, मतलब माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ फूड अगर आप लेते हो तो वो जो है उस फूड से बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो सकता है, जिसे कि एनाफाइलैक्सिस भी कहते हैं। एनाफाइलैक्सिस कहते हैं इसको। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फूड एलर्जी में क्या होता है, जब भी आप उस फूड को लेते हो, किसी पर्टिकुलर फूड को अगर आप जितनी बार आप लोगे उतनी बार ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एलर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप उस फूड को कंप्लीटली अवॉइड कर दो, इसलिए ये फूड एलर्जी होती है। जबकि फूड इंटॉलरेंस में आपको अवॉइड नहीं करना होता, बल्कि एक अगर नॉर्मली आप ले रहे हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप एक्सेस अमाउंट में लेते हो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये डाइजेशन से रिलेटेड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ग्वारगम फ्रॉम क्लस्टर बीन्स कैन रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। मतलब जो ग्वारगम है जो कि क्लस्टर बीन से प्राप्त होता है वो जो है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकता है। रीज़न क्या है, जो विस्कोसिटी ऑफ जेल, मतलब जो ग्वारगम की जो विस्कोसिटी ऑफ जेल होता है वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। सेकंड है कि एक तो करेक्ट है,
लेकिन जो आर है वो इसका रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, मीन्स गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। मेन्यू इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंड अलोन कंपोनेंट ऑफ अ फूड सर्विस यूनिट। मतलब जो मेन्यू है वो किसी भी फूड सर्विस यूनिट का एक मतलब अकेला बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और रीजन क्या है, इट नेसेसिटेट्स सिस्टमिक प्लानिंग प्रोसीजर्स विच इंक्लूड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ द मील। मतलब ये क्या होता है, इसमें क्या सिस्टमिक प्लानिंग प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि जो मील्स को लगातार जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका। थर्ड है, एक जो है इनकरेक्ट है बल्कि आर जो है करेक्ट है। मतलब जो मेन्यू है जो बताया गया है यहाँ पर कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एक अकेला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो ये चीज़ गलत है। मतलब सिर्फ मेन्यू नहीं होता है, और भी अदर चीज़ें हैं वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं सर्विस यूनिट में। और जो रीज़न है इसका सही है, क्योंकि इसमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसमें जो मील्स की जो कॉन्टिन्यूस उसके मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ऑल प्री स्कूलर्स शुड बी एक्सपोज टू एटलीस्ट 1 आवर ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी ईच डे। ठीक है, ये सजेशन है कि जो जितने भी प्री स्कूलर्स हैं उनको जो कम से कम 1 घंटे कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर की शिक्षा प्रतिदिन देनी चाहिए, उसके लिए एक्सपोज करना चाहिए, उसको देनी चाहिए। रीज़न क्या है कि लेटर ईयर्स में अर्ली एक्सपोजर टू कंप्यूटर्स विल लीड टू एनहांस ब्रेन डेवलपमेंट। मीन्स लेटर ईयर्स में क्या है, जो कंप्यूटर का जल्दी एक्सपोजर होगा जिससे कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो एनहांस करेगा, ब्रेन डेवलपमेंट तेज़ी से होगा और अधिक होगा, ठीक है, ये इसका रीज़न है। आंसर इसका 4 दोनों ही गलत है, क्योंकि जो प्री स्कूलर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है, उनको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनको कंप्यूटर लिटरेसी जो है देनी ही देनी, हर दिन देनी है। हाँ, अच्छा होता है कि कंप्यूटर के बारे में उनको पता होना चाहिए, बट कम से कम 1 घंटा रोज़ देना ये ज़रूरी नहीं है। और रीज़न बता रहा है कि लेटर ईयर्स में जो कंप्यूटर का अर्ली एक्सपोजर है वो ब्रेन के डेवलपमेंट को एनहांस करेगा, ये गलत है, क्योंकि जो कंप्यूटर जो सिर्फ कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर और मोबाइल ये जो है ब्रेन को हार्म पहुंचाती है, इससे ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है बल्कि उससे उसको हार्म भी पहुंचता है। अब है कि देयर इज अ हायर इंसिडेंस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स। ठीक है, रीजन है द फर्स्ट 6 years आर क्रिटिकल पीरियड्स फॉर इमर्जेंस ऑफ सर्टेन कैपेसिटीज एंड डेप्रीवेशन रिजल्ट्स इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे अर्ली ईयर्स में मतलब जो स्टार्टिंग का जो साल होता है बच्चों का, उसमें अगर वो बहुत लंबे समय तक किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, ठीक है, वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन में जो है लर्निंग डिफ़िकल्टी के इंसिडेंट्स बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या है कि जो पहला 6 साल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, ठीक है, फॉर इमरजेंस ऑफ सर्टेन कैपेसिटी मतलब जो उनमें कुछ सर्टेन कैपेसिटीज़ उनकी क्षमताएँ हैं, ठीक है, उसके लिए उसको डेवलप होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है जो पहला 6 years होता है। और अगर इसमें वो जो है फैमिली से दूर रह रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, माँ से दूर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो रिजल्ट इन निगेटिव कॉन्सिक्वेंस, तो उसका जो है निगेटिव रिजल्ट होता है। अब इसका आंसर पहला, दोनों ही आंसर सही हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। अब है कि द पॉलिसी ऑन चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया स्टेट्स स्ट्रांगली दैट अर्ली प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ एन इंडियन फैमिली और अ फॉरेन वन। यहाँ पर कहा जाए कि हमारे इंडिया में जो चाइल्ड को अडॉप्ट करने की जो पॉलिसी है वो स्ट्रांगली ये कहती है कि जो है बच्चे का जो अर्ली प्लेस मतलब अगर बच्चे को पहले गोद ले लिया जाए, चाहे वो इंडियन फैमिली हो और चाहे वो फॉरेन हो, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इस पॉलिसी में कि बच्चे को पहले ही उसको गोद ले लिया जाए। और रीज़न क्या है कि अगर बच्चे को पहले अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उससे जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, ठीक है, उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। आंसर इसका देख लेते हैं। थर्ड है
ए जो है वो इनकरेक्ट है, जबकि आर जो है करेक्ट है। मतलब पॉलिसी में ये स्ट्रांगली ये नहीं कहा गया है कि जो है चाहे वो फॉरेन हो या फिर इंडियन फैमिली हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को उसका अर्ली प्लेसमेंट हो जाए। तो ये गलत है। हाँ, ये सही है कि अर्ली प्लेसमेंट अगर होता है, जब बच्चे को जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। फिर है फाइबर्स विद एमॉर्फस अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर्स हैव अ बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड डाई अपटेक। ठीक है, मतलब जो फाइबर्स में उनमें फाइबर में जो पॉलीमर्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, अगर वो एमॉर्फस अरेंजमेंट है देन जो है बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन, तो उनमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होता है और डाई अपटेक भी अच्छा होता है। रीज़न क्या है? एमॉर्फस अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, जो पॉलीमर्स हैं वो एक रैंडमली मैनर में अरेंज होते हैं, जिसके कारण जो फाइबर हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अधिक एब्जॉर्ब करते हैं। आंसर है इसका बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी कि ये सही है। एमॉर्फस अरेंजमेंट के कारण एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, जल्दी और मतलब ज़्यादा होता है। Plastic crepe is obtained by printing sodium hydroxide paste on selected areas of cotton fabric in a predetermined pattern। मतलब कोई कॉटन फैब्रिक है, उसमें से पहले जो निर्धारित नमूना है, ठीक है, बनाया गया नमूना है, तो उस पर एक प्रीडिटरमाइंड पैटर्न में कॉटन फैब्रिक पर एक एरिया को सेलेक्ट किया जाता है और उसमें पहले से एक नमूना को जो है निर्धारित कर लिया गया कि वही नमूना उस पर जो है प्रिंट करना है। तो जो प्लास्टिक क्रेप है उसको जो है इज ऑब्टेन्ड बाय प्रिंटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट। तो उस कॉटन फैब्रिक पे जो सिलेक्टेड एरिया है और उस पर जो डिटरमाइंड पैटर्न है उस पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट को प्रिंट किया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक क्रेप प्राप्त होता है। ठीक है, अब रीज़न क्या है, जो ट्रीटेड एरियाज हैं कहा जा रहा है कि वो एक्सपेंड कर जाता है, जबकि जो अनट्रीटेड एरियाज हैं वो जो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में रहते हैं। ठीक है, आंसर इसका सेकंड है। ए तो सही है लेकिन जो उसका रीज़न है वो गलत है। मतलब जो प्लास्टिक क्रेप है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट के द्वारा जो है प्रिंट किया जाता है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि ट्रीटेड एरियाज एक्सपेंड कर जाते हैं और अनट्रीटेड एरियाज वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में रहते हैं, ये गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इट इज़ पॉसिबल टू डाई टेक्सटाइल्स कंटेनिंग फाइबर्स हैविंग डिफरेंट डाई एफिनिटी विद वन सॉलिड कलर यूजिंग अ सिंगल डाई बाथ। मतलब कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल है कि टू डाई टेक्सटाइल्स कंटेनिंग फाइबर्स, मतलब कि अगर किसी फाइबर को डाई किया जा रहा था, डाई किया जाता है, जिस फाइबर को डाई करना है उसमें अगर डिफरेंट डाई एफिनिटी है, ठीक है, हैविंग विद वन सॉलिड कलर यूजिंग अ सिंगल डाई बाथ। एक मिनट इसकी हिंदी देख लेते हैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है। विभिन्न रंजकों के अनुकूल रेशे युक्त वस्त्रों को सिंगल डाई बाथ का प्रयोग करते हुए एक ठोस रंग से रंगा जा सकता है। ठीक है, रीजन क्या है कि विभिन्न रेशों के प्रकार के अनुकूल रंजकों का इस्तेमाल एक ठोस रंग बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। पहला, दोनों ही सही है। फिर है कि अंडरस्टैंडिंग इज इन द माइंड ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। मतलब जो सेंडर है जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, दोनों का जो माइंड है उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, समझ होती है। रीज़न क्या है कि पर्सन विथ क्लोज्ड माइंड completely understand messages especially if the information is contrary to their value system। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पर्सन विथ क्लोज्ड माइंड, जो क्लोज्ड माइंड मतलब जिनका दिमाग बंद होता है, ठीक है, वो ऐसे लोग जिनका दिमाग बंद होता है कंप्लीटली, वो मैसेज को समझते हैं। क्यों? स्पेशली क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो उनके वैल्यू सिस्टम के कंट्रेरी होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इस वजह से वो
जो है समझते हैं। आंसर इसका सेकंड, ए तो करेक्ट है बट आर इज इनकरेक्ट है। मतलब जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों के माइंड, जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों के माइंड में होती है, लेकिन जो है जो क्लोज माइंड के लोग हैं वो कैसे समझेंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे, वो मैसेज वो समझ नहीं पाएंगे। और जब उनके वैल्यू सिस्टम के कंट्रेरी होगा, उसके अपोजिट होगा, अगेंस्ट होगा, तब तो अब वो और भी ना समझ पाएंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये गलत है। लाइटिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग। मतलब जो लाइटिंग है वो जो है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और एस्थेटिकली मतलब प्लीजिंग इफेक्ट देनी है वाली होनी चाहिए। रीज़न क्या है, जो अनकवर्ड लाइट सोर्सेज हैं सभी वो एस्थेटिकली अपीलिंग देते हैं। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो, जो प्रकाश की व्यवस्था अवश्य ही रोचक और सौंदर्य अभिरुचि को तृप्त करने वाली होनी चाहिए। रीजन क्या है कि प्रकाश के सभी खुले स्रोत आंखों को देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, आंसर है इसका सेकंड, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। मतलब जो लाइटनिंग है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और प्लीजिंग इफेक्ट भी देने वाली होनी चाहिए, तो सही है। लेकिन जो इसका रीज़न है कि जितने भी अनकवर्ड लाइट सोर्सेज हैं वो हमारे आंखों को जो है अपीलिंग, अच्छी अपीलिंग देते हैं। ठीक है, ये गलत है क्योंकि वो हमारे आंखों को चुभते भी हैं। जो प्रकाश के सभी खुले स्रोत होते हैं देखने में अच्छे लगते हैं, ये गलत है। The structural design should usually be conceived to accommodate the population characteristics between 5th and 95th percentile. Reason है कि the population characteristic below the 5th percentile and above the 95th percentile are used for construction of design. संरचनात्मक अभिकल्प की सामान्यता इस प्रकार परिकल्पना की जानी चाहिए कि आबादी यानी जो विशेषता को 5वें और 95th परसेंटाइल के बीच समायोजित किया जा सके। कारण है कि 5वें परसेंटाइल के नीचे और 95th परसेंटाइल के ऊपर की आबादी की विशेषताओं का प्रयोग अभिकल्पों की संरचना के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर इसका सेकंड है कि ए जो है वो करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो इनकरेक्ट है। फिर है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज़ लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस इन मेकिंग एनी प्रोग्राम सक्सेसफुल। मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर देता है। ठीक है, अब रीजन क्या है, यूज ऑफ ICTs हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। मतलब किसी प्रोग्राम को अगर सक्सेस करना है तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उसका यूज़ करना जरूरी है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है उसको यूज़ करना। ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और आवश्यक होता है, जबकि जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन है वो इसकी इम्पोर्टेंस को कम कर देता है। ठीक है, अब आंसर यहाँ पर है कि बोथ ए आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये दोनों ही गलत है क्योंकि जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है, तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और वो अधिक सफल होगा क्योंकि उसमें अलग अलग माइंड होंगे, अलग अलग उनके थिंकिंग होंगी, उनके ओपिनियन होंगे, जिससे प्रोग्राम को और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। सिर्फ ICTs का यूज़ करके प्रोग्राम को सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता है। पपेट्री यूजेस एंटरटेनमेंट एजुकेशन स्ट्रेटजी टू इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर। ये सही है कि जो पपेट का यूज़ किया जाता है वो मतलब लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है और इसमें जो है एंटरटेनमेंट के लिए एजुकेशनल स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है पपेट के थ्रू। रीज़न क्या है कि पपेट्री कैन बी यूज टू प्रोवाइड डिटेल्ड एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन टू पीपल। पपेट्री को मतलब डिटेल या फिर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अगर देनी है लोगों को तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो आंसर इसका सेकंड, पहला तो सही है। ठीक है, क्योंकि उसको एजुकेशनल स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ किया जाता है एंटरटेन करने के लिए लोगों को, उससे लोग प्रभावित भी होते हैं। लेकिन आर जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि उससे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। ओके, laissez-faire type of leadership results in a satisfied but inefficient group।
मतलब जो लेसास फेयर टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल होती है उसमें क्या होता है, रिजल्ट्स क्या होता है उसका, वो तो रिजल्ट क्या होता है कि लोग सेटिस्फाई तो होते हैं लेकिन जो ग्रुप होता है वो इनएफिशिएंट होता है। रीजन क्या है, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप वुड डिटरमाइन द ग्रुप पॉलिसीज और डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग ग्रुप मेंबर। मतलब जो इस टाइप की लीडरशिप होती है उसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनका कंसल्टेशन कोई नहीं होता, उनके डिसीजन के बिना, मतलब ग्रुप मेंबर की कंसल्टेशन के बिना ही डिसीजन लिया जाता है और पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, उसमें उनके जो है डिसीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उनका डिसीजन मैटर नहीं करता है। ये रीज़न है इसका। आंसर इसका सेकंड जो ए है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो इनकरेक्ट है। मतलब जो लेसास फेयर टाइप लीडरशिप होता है वो सेटिस्फाई होता है, हाँ इनएफिशिएंट ग्रुप तो होता है लेकिन वो सेटिस्फाइड होता है रिजल्ट इसका। और इसमें जो है जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, उनके डिसीजन लिए जाते हैं और उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं और डिसीजन लिए जाते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट ऑन अ सेंटीग्रेड स्केल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल स्केल। मतलब क्या है, इसमें कह रहा है जो इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल वो है, अगर सेंटीग्रेड स्केल में आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो तो वो एक इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल है। ठीक है, रीज़न क्या है कि इंटरवल स्केल में द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इज इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। ठीक है, बट द डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरी इज नॉट रियली नोन। मतलब जो इंटरवल स्केल है उसमें जो वैल्यूज़ का ऑर्डर है वो तो इम्पॉर्टेंट होते हैं और सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जो उनके बीच में कैटेगरीज में डिफरेंस होता है वो रियली मतलब नोन नहीं होता है। ठीक है, आंसर है इसका सेकंड, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। जो टेम्परेचर मेजरमेंट दिया जाता है सेंटीग्रेड में वो इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल, मैंने बताया था कि इंटरवल स्केल में क्या होता है, उसमें जो ज़ीरो होता है, ठीक है, उसकी जो है उसकी भी वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी भी वैल्यू होती है। और लेकिन जो इसका रीज़न है, मतलब ऑर्डर ऑफ वैल्यू तो होती ही है इसमें, और इसमें डिफरेंस भी होता है। हमने दिखाया था आपको इसका एग्जांपल दे करके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो बीच में 10 का डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस होता है उनमें कैटेगरी के बीच में। फिर है फाइंडिंग ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन अ लार्ज सैम्पल साइज ऑफ अ पॉपुलेशन being studied can always be generalized to the whole population. रीजन है सैम्पल साइज doesn't ensure representativeness. ठीक है, जनसंख्या के बड़े आकार के प्रतिदर्श के अध्ययन पर आधारित शोध निष्कर्षों से पूरी जनसंख्या के लिए व्यापक परिणाम सदैव निकाले जा सकते हैं। रीजन है कि प्रतिदर्श के आकार से प्रतिनिध्यात्मकता सुनिश्चित नहीं होती है, मतलब रिप्रेजेंटेटिवनेस सुनिश्चित नहीं होती है। आंसर है इसका थर्ड, ए इनकरेक्ट है लेकिन आर जो है करेक्ट है। ठीक है, एसेसन जो है वो इनकरेक्ट है लेकिन जो रीजन है उसका वो सही है। फिर है इसको कंप्यूटेशन की जो प्लानिंग में स्टेप्स को लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं, आंसर इसका फोर्थ है, थर्ड, सिक्स, फर्स्ट एंड फोर्थ। पहले है हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो कम्युनिटी की नीड है उसको एसेस करेंगे। ठीक है, फिर पहला आएगा, अब जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम क्या है, उनकी नीड क्या है, अब उसी बेसिस पर हम गोल और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। ठीक है, अब जब गोल और ऑब्जेक्टिव हमारे सेट हो गए तो हम इंटरवेंशन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे और फाइनली उसको मॉनिटर करेंगे और इवेल्युएट करेंगे।
अब है कि अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द ocular मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी एज पर द जीरोप्थैल्मिया क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका आंसर है सेकंड। इसको मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। पहले नाइट ब्लाइंडनेस आएगा, बताती हूँ, इसका सेकंड है आंसर। ठीक है, पहले नाइट ब्लाइंडनेस आएगा, फिर आएगा कंजक्टाइवल जीरोसिस, फिर कॉर्नियल जीरोसिस आएगा। ठीक है, फिर आएगा केराटोमैलेशिया एंड लास्ट में है कॉर्नियल स्कार। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस पर जो है स्कार जो है छोड़ देता है कॉर्निया पर। एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टी प्रोसेसिंग इन द राइट सीक्वेंस। अब ये टी प्रोसेसिंग में कौन कौन से सीक्वेंस होंगे, इसका आंसर है थर्ड। तो सेकंड, फोर्थ और थर्ड। सेकंड है वेदरिंग, फिर फोर्थ है रोलिंग, फिर थर्ड है फर्मेंटेशन, फिर फर्स्ट है फायरिंग, देन सॉर्टिंग, ब्लेंडिंग और लास्ट है पैकिंग। ठीक, ये है टी प्रोसेसिंग के स्टेप्स। अब इन द करेक्ट सीक्वेंस द परसेंटेज मेथड ऑफ रेसिपी एडजस्टमेंट। ठीक है, देख लेते हैं। आंसर 4 है इसका। थर्ड, सिक्स, सेकेंड, 4 फर्स्ट और फिफ्थ। वेल थर्ड, सिक्स। थर्ड है कन्वर्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स इन रेसिपी टू ग्राम यूनिट एंड डिटरमाइन एडिबल पोर्शन। ठीक है, पहले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं रेसिपी के लिए उनको ग्राम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और जो भी एडिबल पोर्शन है उसको डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद में है क्या, थर्ड के बाद आता है 6 सेकेंड। 6 टोटल द वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूजिंग एडिबल पोर्शन। अब जो भी एडिबल पोर्शन के लिए जिन भी इंग्रेडिएंट को यूज़ करना है हमें उसको उसका वेट लेंगे और फिर जिन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है उसका टोटल वेट लेंगे, डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, सॉरी, इसके बाद में फिर सेकेंड है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इन ईच इंग्रेडिएंट इन रिलेशन टू टोटल वेट। अब फोर्थ, check the ratio of ingredients which should be in proper balance, then determine the total weight of the product needed, और last है multiply each percentage number by the total weight to give exact amount of the ingredient needed। ठीक है, तो ये है करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो ये हो गया, यहाँ तक मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ। अब इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है हमें कमेंट करके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो उसको जो है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैंने कोशिश की कि जितनी जल्दी से जल्दी वीडियो को कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो बोरिंग हो जाता है। ओके, अगर अच्छा लगे तो आपको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।